Good morning, 8th class. Today we discuss about the new chapter, The Glimpse of the Past. So, you see it's a very different chapter, different type of chapter. In this chapter, there are some things which is related to your historical event. Okay? Glimpse means होता है किसी चीज़ की झलक, यानी कि पास्ट में जो भी हुआ उसकी एक झलक जो है वो इस जो चैप्टर है उसमें आपको दिखाई गई है. ओके, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन टोटली द हिस्टोरिकल इवेंट whatever has happened in the past. So this glimpse of past is present in this chapter. So let's start this chapter. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. In this chapter there is a पिक्टोरियल, इट मीन्स पिक्चर्स के थ्रू आपको एक झलक दिखाई गई है 1757 से लेकर 1857 के बीच में जितना भी हुआ उस चीज़ को आपको बताया गया है. These pictures and speech bubbles will help you clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. So first of all we discuss about the martyrs. Martyrs means who sacrifice their lives for the nations, यानी कि जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं नेशन के लिए. ओके, सो कॉमिक्स टाइप है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा. इन दिस फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ फंक्शन इन दिल्ली and one lady has sing a famous song, "Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs." Have you listened about this song? This song is sung by लता मंगेशकर, है ना. ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. So this song is sung by Lata Mangeshkar and in this function a lady has described this song again. इस सॉन्ग की लाइन दोबारा बताती हैं. सेकेंड देखो, द कंपनीज कॉन्क्विस्टेस. ओके, कंपनीज इन 1757 टू 1849 में जितना भी कंपनी, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हुआ उसके बारे में इसमें बताया है. फर्स्ट देख के चलेंगे. With these superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. If you see this in the map, the yellow part is Indian princess, okay, and the blue is and the pink is British territories. So देखेंगे आपकी 18th century में बहुत एक लंबे एरिया पे इंडियंस थे and the small part is from British territory. ये बात है 1765 की. ओके, देन इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट स्लाइटेड. शॉर्ट स्लाइटेड मतलब जल्दी से निर्णय लेने वाले, ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे. इंडियन प्रिंस जो इंडिया के राजा हुआ करते थे. दैट अब स्टार्ट राजनपाल कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी द डिफीट हिम. सो ये क्या करते थे, मर्चेंट आपस में ही लड़ते रहते थे. तो इस चीज़ से जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ. ठीक है, इन्होंने कहा कि कॉल द इंडियन मर्चेंट्स दे विल हेल्प यू टू डिफीट हिम. इट मीन्स कि क्या करो, इंग्लिश जो मर्चेंट है उन्हें बुलाओ यहाँ पे ताकि हम तुम्हें हरा पाएँ. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. आपस में ही उलझे हुए हैं लोग, आपस में ही लड़ने में हैं. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के पास एक अच्छा मौका है यहाँ पर आने का और राज करने का. The deliveries helped the East India Company and it could easily substitute Indian princes one by one. So this is very interesting things for the Britishers कि all the princes have fighted with each other without no reasons, without small reasons. So that is beneficial to British Company. उन्होंने क्या किया, ये जो झगड़े थे, ठीक है, रेवलरीज मीन्स जो झगड़े थे, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की बहुत मदद करी और एक के बाद एक इन्होंने जो राजा थे उन्हें हराना शुरू कर दिया. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. But the one important and famous personality, the Tipu Sultan of Mysore, have fought the British till they died fighting. यानी कि मरने तक इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लड़ते रहे. Okay? Then next, how did Indians react to these conquests? ये जो हो रहा था देश में, इसमें इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया. नीचे ये जो है ये डायलॉग्स हैं और ऊपर आपको बताया गया है कि किस से रिलेटेड है. ओके, सो थैंक गॉड देयर इज पीस इन कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स. सो वन पर्सन सेज थैंक गॉड
देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ। अब क्या होगा, देश में शांति होगी। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय द ठग्स। ठग्स मतलब लुटेरे, अब कोई भी किसी को नहीं लूटेगा। सेकंड कह रहा है इट्स गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, वो गॉड ही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर भेजा था। थर्ड पर्सन कह रहा है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, हमारा भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ था। डेस्टिनी मीन्स भविष्य। देन द वाइट मैन हैज किल्ड ऑन डिथॉर्न अवर किंग्स। सो वन सेड कि ब्रिटिशर्स फर्स्टली किल्ड आवर किंग्स एंड देन रूल ओवर द इंडिया, पहले उन्हें मारते हैं किंग्स को और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे राज करते हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल दिस लैंड। वो कह रहे हैं कि सारे ही लोग अच्छे नहीं हैं, सारे राजा अच्छे नहीं हैं, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, पर वो इस लैंड पर रहते हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम क्या होगा, अब हम क्या बन जाएंगे, इन ब्रिटिशर्स के स्लेव बन जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा इंडियंस कह रहे हैं। ठीक है। देन ब्रिटिश रूल्स 1765 to 1836. The thing is, religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. One of our most irresponsible Indians faces come when the religious leaders has come out. जो ये रिलीजियस लीडर्स थे, धर्मगुरु थे, वो किसके बारे में लोगों को बताते, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के बारे में बताते, चाइल्ड मैरिज को अच्छा मानते। ठीक है। तो ये दीज आर सम द सुपरस्क्रिप्शंस प्रेजेंट इन द इंडिया एंड दे हेल्प ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर द इंडिया। फर्स्ट वन, एनीवन हु क्रॉस द सी लॉसेस हिज रिलीजन। सो फर्स्ट रिलीजियस लीडर सेज एनीवन हु कैन ऑल्सो क्रॉस सीज लॉस्ट हिज रिलीजन, अगर किसी ने भी समुद्र पार किया तो वो अपना क्या करेगा, धर्म खो देगा। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। ठीक है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो ऐसी बातें ये जो थी लोगों के बीच में फैलाते थे। द नेक्स्ट लीडर सेज ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द वुमेन्स। जो भी हो रहा है दुनिया में वो किसकी वजह से हो रहा है, विमेंस की वजह से हो रहा है, यानी कि महिलाओं की वजह से हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो द इनकरेक्ट थिंग। बट ऐसे सुपरस्क्रिप्शंस जो थे वो इंडिया में थे जिसने हेल्प करी ब्रिटिशर्स को यहाँ रूल करने में। द ट्रूथ ऑफ दैट इंडियंस हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिशर इज कॉन्ड देम। और एक और बात थी कि इंडियंस ने अपना क्या करा था, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अपना स्वाभिमान खो दिया था ब्रिटिशर्स के आगे। इट मीन्स कि वो फ्लैटरिंग करने लगे थे कि हमें बहुत अच्छा चीज़ें मिलेंगी ब्रिटिशर्स की अगर हम ऐसा करेंगे तो, एंड दे लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट टू। सो द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। So one said the natives, it means the Indians are unworthy of trust, incapable. One Britisher says कि जो Indians हैं उन पे विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इनकी ईमानदारी पर विश्वास करना मुश्किल है। True your honor, but I am honest. Okay, तो ये जो है ये है तो इंडियन, बट इनकी बात को कह रहे हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, आप सही कह रहे हैं बट मैं क्या हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं भारतीय हूँ पर मैं ईमानदार हूँ। इट मीन्स कि उनकी गलत में भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। नेक्स्ट में बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबेंडन देयर फील्ड। तो जो मर्चेंट थे, ब्रिटिश मर्चेंट, ये बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे जो फार्मर्स थे यहाँ से, ठीक है, जिसकी वजह से जो किसान थे उन्होंने अपनी अबेंडेंट यानी कि छोड़ दिया अपने खेतों को, क्योंकि इतना टैक्स देना पड़ रहा था तो उन्होंने इससे अच्छा अपने खेत ही छोड़ दिए। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल ऑफ माई क्रॉप, टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ठीक है, इन्हीं से फसल लेकर बाहर बेचकर इन्हीं से दोबारा टैक्स ले जा रहा है। यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अगर तुम मुझे टैक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो इस टाइप की जो पूरी काम थे वो हो रहे थे ब्रिटिश में। Still the British invented other method which gave them more profit. So another British has some more idea to profit himself. तो उन्होंने एक नया आइडिया, एक मेथड इन्होंने इन्वेंट किया। The goods manufactured in England should not have any import duty with brought into the India. So first इन्होंने कहा कि अब इंग्लैंड से जो भी सामान आएगा that is not should pay एनी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी, यानी कि कोई भी टैक्स देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आके आराम से अपना सामान दे सकते हैं। वन अदर सेज अ गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जब विदेशी कंपनियाँ आ गई यहाँ पर, फॉरेन कंपनीज आ गई, तो दे रूम्ड ऑल ओवर द इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन की जो इंडस्ट्री थी उन सब चीज़ों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। ओके, फिर Inevitably, farmers followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. Starvation means which is not get the proper food.
भूखमरी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो इन 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। इस चीज़ से 15 लाख लोगों से ज़्यादा इंडियंस मारे गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रून्ड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिशर्स थे बाहर से सामान मंगा रहे थे, तो दे रून आर्टिशियंस, जो हमारे कारीगर थे और उनका बिजनेस था, इन सब ने ये पूरा क्या कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। फिर नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वन मोर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, द राम मोहन रॉय 1772 and 1833. So this period is very impressive period for Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. So राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने बहुत ही पढ़े लिखे बंगाल के थे। इन्होंने ये सोचना चाहा कि कंट्री में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है। Let us not destroy ourselves, our ancient culture is great. So he has talked to another man कि don't be upset. Let's know our India, it's an ancient culture and it has a great ancient culture. And we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstitions have been ruined us. उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, बट फर्स्टली वी हैव स्टॉप्ड दी सुपरस्टिशंस। इट मीन्स सुपरस्टिशंस भी जो अंधविश्वास हैं, पहले यहाँ के अंधविश्वास जो हैं वो ख़त्म करने होंगे, और इसी के बाद हमारी जो कंट्री है वो अच्छी बन सकती है। लेट्स सी, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राजा राम मोहन रॉय वाइफ नेम इज़ उमा, एंड ही से cow are of different colors, but the colors of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. Very good example is this. He says, जो cows हैं वो different colors की होती है. You have seen so much of colors cows, red, black, white. Okay, but the milk of their cow is only one color, and that is the white. ओके तो क्या है, काउस के कलर तो अलग अलग हैं, बट जो उनका मिल्क है उसका कलर एक ही है, ठीक है, वो क्या है, वाइट है। तो एज इट इज़ द डिफरेंट लीडर्स हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, बट द एसेंस ऑफ देयर नॉलेज इज ऑल द सेम। यानी कि जो धर्मगुरु हैं वो बात एक ही कर रहे हैं, पर उन सब का जो एसेंस है, नॉलेज है, वो एक ही है। इस तरीके से एग्जाम्पल दिया करते थे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन राय इज़ very attracted with science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. He always says, whatever you have the knowledge, so knowledge should be practical and scientific. जो भी आपके पास नॉलेज है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, उसमें कोई भी सुपरस्टिशंस नहीं होनी चाहिए। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. So इन्होंने पेपर पढ़ना शुरू करा, पर द ब्रिटिश सरकार ने वो भी बंद करा दिया पेपर इन 1823 में। ओके, ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिशर्स पावरफुल देयर। ही टोल्ड दैम, ये जो सी इन्होंने क्रॉस किया, जबकि लीडर्स ने क्या कहा था कि अगर जो सी क्रॉस करेगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, बट ही डोंट फॉलो एनी टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस। तो ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। ये उनसे कहने गए कि क्या चीज़ ब्रिटिशर्स को पावरफुल बना रही है। वी एक्सेप्ट यू, यू आर रूलर। फर्स्ट थिंग ही से, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम प्रजा हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओन्स टू हिज सब्जेक्ट। पर आपको ये पता होना चाहिए कि राजा की प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशंस 1765 to 1835. इन दिस थिंग्स बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑब्सेस्ड इंडियंस। इतना करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस को ऑब्सेस्ड यानी कि उनका जो शोषण करना शुरू ही रखा। इन 1880 दे हैव पास्ड रेगुलेशन 3rd, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो एक नियम निकाला जिसमें कोई भी इंडियंस को जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी गिविंग एनी एक्सक्यूजेज एंड विदाउट गिविंग एनी क्लेम्स। All the times British officers in India drew big salaries and also made fortunate in private business. Britishers officers get so much of high salaries and British become a so rich persons. ठीक है, हम ही से काम करा रहे हैं, फिर हम ही से क्या है, rich persons. Okay, then by 1829 British
Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. In 1829, Britain had earned so much of 7 crore rupees to India. इंडिया से उन्होंने 7 करोड़ रुपीस कमाया यहाँ से, ठीक है. Then the Britishers proposed on the company's loot while Indian industry began to die. जो Britishers company थी, they get high into the pitches their success, but the Indian industries has ruined. इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी. Government General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plain of India. It means कि जो कॉटन बनाने वालों की बोन्स है वो पूरी क्या है, पिस चुकी हैं, पर जो फ़ायदा है वो किसको हो रहा है, ब्रिटेन को. इट मीन्स कि जो कॉटन है वो यहाँ से निकाल के जाके ब्रिटेन में भेजी जाती है. आफ्टर दैट वो कपड़े बन के इंडियंस के लिए आती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, है ना. तो आप इतना पढ़ेंगे, लास्ट में हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे. ओके.